Hello students, my name is Parmanand. I am physical education educator and welcome to my channel PKS Learning. स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम +1 एंड +2 के फिजिकल एजुकेशन के 8 चैप्टर जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो और ये चैप्टर साइंस स्टूडेंट्स को तो इजी लगने वाला ही है और साथ साथ में आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी अब इजी लगेगा, क्योंकि हमने हर टॉपिक को बड़े सिंपल वे में और विद द एग्जांपल एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद कोई भी स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन बायोमैकेनिक्स से छूटने वाला नहीं है। तो इस टॉपिक को और इस चैप्टर को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक और अपने शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम उसकी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन और न्यूटन के लॉ और लीवर एंड देयर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स की इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये जान लें कि बायोमैकेनिक्स होता क्या है और हमें इसकी क्यों इम्पोर्टेंट होती है, लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है इसकी। तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन में बायोमैकेनिक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो ये 2 शब्दों का मेल से बना है, जिसमें हम बायो एंड मैकेनिक्स को हम अगर कॉम्बाइन कर लें तो वो बन जाता है बायोमैकेनिक्स। तो बायो का मीन्स है लिविंग थिंग्स, मीन्स ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग है लाइफ। तो लाइफ से हम ले सकते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, मीन्स पशु पक्षी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एंड जितने भी जीव जंतु हैं वो हमारे लिविंग थिंग्स में रहते हैं। एंड मैकेनिक्स का मीन्स क्या है, द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हम इसको फिजिकल साइंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिकल साइंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की स्टडी को मिलके स्टडी किया जाता है, इसलिए इसको फिजिकल साइंस दैट डील विद द मोशन एंड फोर्स दैट कॉज मोशन। तो मीन्स ऐसी जो फिजिक्स में ऐसे मोशन एंड फोर्सेस को हमने स्टडी करना है जिसके कारण क्या होता है, कोई भी मूवमेंट या मोशन होता है। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। बायोमैकेनिक्स इज द साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दीज फोर्सेस। तो मीन्स बायोमैकेनिक्स में मेनली 2 तरह की जो फोर्सेस का जो स्टडी होती है। तो एक तो होती है इंटरनल का मीन्स है हमारे जितने भी मसल्स के जो फोर्सेस लगती है इंटरनली बॉडी में, तो उसको हम इंटरनल फोर्सेस से काउंट करेंगे। तो दूसरा है एक्सटर्नल का मतलब है एनवायरमेंटल जो फोर्सेस होती हैं, लाइक एयर की जो रेजिस्टेंस है, वाटर की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है। तो हम उनको स्टडी करते हैं और उनमें से जो वो एक्ट करती है ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके कारण जो भी फोर्सेस प्रोड्यूस होती है और मोशन होता है, तो उसको हम बायोमैकेनिक्स कहते हैं। मैकेनिक्स देयर आर द 2 सब फील्ड ऑफ स्टडी। तो जो मैकेनिक्स है वो 2 फील्ड की जो 2 सब्जेक्ट की जो स्टडी को हम मैकेनिक्स बोलते हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक एंड सेकंड इज द डायनामिक। तो स्टैटिक का मीन क्या है, तो ऐसी फोर्सेस जिसमें क्या है फोर्स लग रही है बट मोशन नहीं हो रहा, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन या मूवमेंट में नहीं आ रहा, तो उसको हम स्टैटिक मोशन बोलते हैं। तो लाइक हम दीवार को धक्का लगाते हैं, वॉल को पुश करते हैं, हमारी फोर्स लग रही है, हमारे जॉइंट्स हमारे मसल पे स्ट्रेस आ रहा है, बट कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, तो उसको हम स्टैटिक की जो मोशन बोलेंगे। तो डायनामिक में क्या होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है और वो मूवमेंट और उनका मोशन दिखाई देता है और एक जगह से दूसरी जगह वो सर्वाइव करते हैं, तो उसको हम डायनामिक में बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सिस्टम इन मोशन विच में इन्वॉल्व द काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो इसमें क्या है, 2 जो फील्ड की स्टडी होती है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स की। तो अब हम जान लेते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है एंड काइनेटिक्स किसको बोलते हैं। तो फर्स्टली काइनेमेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मोशन। तो मीन्स इसमें मोशन की जो स्टडी होती है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगी है उसमें जो मोशन हुआ है, मोशन कितनी स्पीड से हुआ है, कितनी दूरी पे हुआ, कितने टाइम में हुआ है, तो उसकी स्टडी को हम
कैनामेटिक्स बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे डोनेट कर सकते हैं, द कॉज ऑफ स्टडी ऑफ द फोर्स अपॉन मोशन, तो उसको हम काइनेमेटिक्स बोलेंगे। तो दूसरा है काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ फोर्स। तो इसमें हम जितनी भी फोर्स लगती हैं, कितने टाइप की जो फोर्स लगती है, तो उसकी स्टडी को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। द कॉज ऑफ स्टडी ऑफ मोशन अपॉन फोर्स मीन्स जिस भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगी है, कितने लेवल की लगी है, किस टाइप की, किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, उसकी स्टडी को हम काइनेटिक्स बोलते हैं। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन थी। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो न्यूटन्स के, नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारी जो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो इस टॉपिक में हम जो भी स्पोर्ट्स की फील्ड में बायोमैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस है, नॉर्मल लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है बायोमैकेनिक्स की, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द एग्जाम्पल। तो फर्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंस है वो है परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। अगर किसी भी पर्सन ने या किसी भी प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस में इन्हांसमेंट मीन डेवलपमेंट लेके आनी है, उसको बढ़ाना है, तो हमें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बायोमैकेनिक्स की नॉलेज हम अपनी परफॉर्मेंस को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी बॉडी की नॉलेज होगी, हमारी मसल्स की नॉलेज होगी, हमारी एफिशिएंसी की नॉलेज होगी, तभी हम उसी टाइप की एक्सरसाइज करके उतना लोड अपनी बॉडी पे डाल के या कम लोड डाल के वो अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। तो वो हमें कहाँ से नॉलेज होती है, वो होती है बायोमैकेनिक्स से। तो सेकंड हमारा है इम्प्रूवमेंट इन टेक्निक। जैसे आपको पता है कि हर फील्ड में, हर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में टेक्निक्स यूज़ होती है। जितनी बेटर टेक्निक उतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उतना ही अच्छा रिजल्ट। तो हम अपनी टेक्निक्स में डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं, टेक्निक को डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिक्स। क्योंकि हमें अपनी बॉडी और जितनी भी फोर्सेस और ऑब्जेक्ट का जो रिएक्शन होता है, उसका हमें टेक्निक के साथ क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका पता लगा के हम अपनी टेक्निक को चेंज कर सकते हैं। तो वो कहाँ से पता लगता है, हमें बायोमैकेनिक्स की हेल्प के साथ ही हमें पता लगता है। तो हम अपनी टेक्निक को चेंज करके अपनी परफॉर्मेंस में डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द बेटर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। तो जैसे आपको पता है कि पहले के मुकाबले जो आज के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के और अच्छे मतलब के लेवल के हैं। तो वो कहाँ से हैं, बायोमैकेनिक्स की हेल्प के साथ हैं। तो जैसे हमें पता लगता है कि हैवी जो शू है वो डाल के दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी जो मोशन है वो स्लो हो पाएगा, डिस्टेंस कम दौड़ पाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल टाइट और लाइट वेट के हम शू डाल के दौड़ेंगे तो हमें मतलब कि अपनी परफॉर्मेंस बेटर आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपनी स्पोर्ट्स में शॉर्ट पुट में जेवलिन थ्रो की जो इक्विपमेंट्स है वो आगे से जो नोकीली होती है, जैसे जेवलिन थ्रो होती है आगे से तीखी होती है। क्यों, क्योंकि अगर आगे से तीखी होगी तो वो उस पर हवा का रेजिस्टेंस कम पड़ेगा और वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगी। तो ऐसे इक्विपमेंट्स जो हमारे हैं तो वो हमें बेटर बनाते हैं। कहाँ से, वो बायोमैकेनिक्स की हेल्प से जाती पता लगता है। तो उससे हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डेवलप होती है। जो नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए हमें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होगी और हमें ऑलरेडी पता होगा कि हमारे जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी की एफिशिएंसी है वो किस लेवल तक डेवलप हुई है, तो हम उससे आगे की जो ट्रेनिंग है उसको लेके अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं। अगर बायोमैकेनिक्स की नॉलेज नहीं हुई तो हम क्या है, हर ट्रेनिंग को स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और जिस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की एबिलिटी नहीं है उसके अकॉर्डिंग ही हम मतलब कि ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे। बट सही क्या है कि हमें अगर बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है और हमारी एफिशिएंसी का हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करेंगे। अगर हमारी बॉडी में मसल्स कैपेसिटी ज़्यादा है तो हम हार्ड एक्टिविटी करेंगे, कोई स्ट्रॉन्गेबल एक्टिविटी करेंगे। अगर हमारी बॉडी में एंडोरेंस ज़्यादा है तो हम एंडोरेंस वाली एक्टिविटी करेंगे। तो वो हमारी जो ट्रेनिंग है वो फिल होती है वो विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो अपनी ट्रेनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं बायोमैकेनिक्स के हेल्प से। तो नेक्स्ट है प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी। जैसे कि आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स के फील्ड में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी आना कॉमन सी बात है। बट इन इंजरी से हम बच सकते हैं, इनको प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोमैकेनिक्स। जैसे हमें पता ही है, हमारी बॉडी की नॉलेज हो जाती है बायोमैकेनिक्स से, हमें पता लग जाता है कि हमारी कौन सी बॉडी का सॉफ्ट ऑर्गन है और वो एक्सटर्नल फोर्स को, हिट को सहन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि हम वहाँ पर हार्ड
मटेरियल के जो है गार्ड वगैरह वेयर करके खेलते हैं, तो जो अगर हमें हिट होती है तो हम इंजरी से बच सकते हैं। तो वैसे ही हम ग्राउंड और इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे जिससे हम इंजरी से बच सकते हैं। तो वो कहाँ से पता लगता है? बायोमैकेनिक्स की हेल्प के साथ पता लगता है। तो सिक्स्थ है हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बॉडी के बारे में जानने के लिए हमें बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी बॉडी के इंटरनली सारे सिस्टमों की नॉलेज होगी तो हम उससे बेटर परफॉर्मेंस ले सकते हैं, बेटर काम ले सकते हैं। तो हमें जो फुली डिटेल में नॉलेज मिलती है वो बायोमैकेनिक्स की मिलती है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सिस्टम काम करते हैं, कौन से सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन सी फोर्स का, कौन से लोड का, जो किस तरह की डाइट का हमारी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहाँ से पता लगता है? हमें वो बायोमैकेनिक्स से पता लगता है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंस थी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें हमारी इम्पोर्टेंस कवर हो जाती है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मतलब कि चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं मोशन के, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, बट हमें नॉलेज ना होने के कारण पता नहीं लगता कि किस एक्टिविटी में हम कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो आज इसको पढ़ने के बाद हमें नॉर्मल लाइफ और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से पता लग जाएगा कि हम किस एक्टिविटी में हमारा न्यूटन का कौन सा लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जो न्यूटन के 3 लॉ है वो है द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ इसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ इनर्शिया। द सेकंड लॉ द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, ये सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ द लॉ ऑफ रिएक्शन। तो इन लॉज को हम डिटेल में 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि स्पोर्ट्स की कौन कौन सी एक्टिविटी के में ये कौन से लॉ यूज़ होते हैं विद द एग्जांपल, ताकि आपको जो क्वेश्चन आए मतलब कि एग्ज़ाम में, तो वो एग्जांपल के थ्रू आएगा, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि इस एक्टिविटी में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं और लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के इस लॉ में क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल रिमेन मोशन एट द कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस। लॉ में ये कहा गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु तब तक उसी मतलब की पोजीशन में रहेगी जिस पोजीशन में वो ऑलरेडी है, जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगती। मीन्स कोई वस्तु, जैसे ये पेन है, ये यहीं पे रहेगा, पड़ा रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। तो ऐसे ही जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो वहीं पे रिमेन स्टेबल रहेंगे जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं इम्प्लीमेंट होती, और कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी देर उसी मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या ऑपोजिट फोर्स नहीं लगती, तब तक वो मोशन में रहेगा। तो अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। स्पोर्ट्स के एग्जांपल है, कुछ नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है कैसे एप्लीकेशन में आता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये फुटबॉल है, सरफेस पे पड़ी है, तो ये फुटबॉल ऐसे ही पड़ी रहेगी सरफेस पे जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करेगी। तो दूसरे में हमने देखा कि जैसे ही कोई प्लेयर इसको आके हिट करता है, मीन एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, तो ये जो है अपने इनर्शिया मोशन से तोड़ देती है और मोशन में चली जाती है। ठीक है, तो मीन्स सेकंड में हम देखेंगे कि जैसे मैंने बोला था कि कांस्टेंट वेलोसिटी पे वो चली जाएगी, चलती रहेगी चीज़ जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स है। तो ऐसे ही इस बॉल को किक मारा है फुटबॉलर ने, तो आगे ये मतलब कि उसी वेलोसिटी से, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी जब तक आगे नेट नहीं आया। ठीक है, जहाँ अगर हवा में है तो नेट उसको रोकेगा, तब रुकेगी। अगर सरफेस पे रोल कर रही है तो जब तक इस पे सरफेस की ऑपोजिट फ्रिक्शन नहीं लगेगी, फोर्स नहीं लगेगी, तब तक ये उसी मीन स्पीड में चलती रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो हम एग्जांपल से और समझते हैं। ये ग्लास है, ऊपर कार्ड है, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो कॉइन है
वो इनर्शिया में है। तो जैसे हम कार्ड को हिट करते हैं तो ओनली कार्ड आगे चला जाता है, बट जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाता है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो कॉइन है वो इनर्शिया में ही रहना चाहता था और कार्ड को हमने फोर्स लगा के आगे धकेल दिया और कार्ड आगे चला गया और कॉइन ग्लास में गिर गया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ही हो पाया है। एक और एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसे ये ह्यूमन किसी इंसान की पिक्चर बनाई है और ये एलिफेंट की। तो फर्स्ट लॉ में ऑब्जेक्ट का मास भी इंक्लूड होता है, वो भी अफेक्ट करता है। जैसे कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग एलिफेंट का जो मास है वो ज़्यादा है। अब अगर इंसान एलिफेंट को पुश करेगा फोर्स लगा के तो वो नहीं हिल पाएगा एलिफेंट। क्यों? क्योंकि इंसान की फोर्स और उसके मास के अकॉर्डिंग जो एलिफेंट का मास है और वो ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो फोर्स है वो उसके अकॉर्डिंग कम पड़ती है, इसलिए वो नहीं हिल पा रहा, अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थी जिससे हम लॉ ऑफ इनर्शिया को समझ सकते थे। और एक एग्जांपल है बास्केटबॉल। जैसे कोई भी प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर बॉल को कैरी करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। आगे फॉरवर्ड करने से पहले बॉल उसके हाथ में रहती है, मींस इनर्शिया में रहती है। वो इनर्शिया में तब तक रहती है जब तक उस पर वो फोर्स नहीं लगाता, फोर्स लगा के वो उसको रिलीज नहीं करता। तो वो हमारा जो लॉ ऑफ इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। तो दूसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, मींस उसी मोशन में वो चलती रहेगी चीज़ जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं करेगी। जैसे मान लो किसी फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक किया तो वो रोलिंग करते हुए ग्राउंड में जा रही है, उस पर सरफेस का, ग्रास का और हवा की रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है, फ्रिक्शन के कारण फोर्स लगती है, तो वो धीरे 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 जाके एक जगह पे स्टॉप हो जाती है। वो इसी कारण हो पाई है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगी है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती सरफेस की या हवा की तो वो बॉल ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी पे अब चलती रहती थी, मोशन में आती रहती। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारी नॉर्मल लाइफ, स्पोर्ट्स लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इन एग्जांपल से आपको ईजिली समझ लग गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी चीज़ तब तक उसी पोजीशन में रहेगी जब तक वो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, और एक जो ऑब्जेक्ट है उसी मोशन में तब तक जाता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। हम न्यूटन के सेकंड लॉ को समझेंगे विद एग्जांपल। तो सेकंड लॉ क्या है? द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? द सेकंड लॉ स्टेट दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल्स, द नेट फोर्स acting upon the object and the mass of the object। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसके मास एंड फोर्स के अकॉर्डिंग ही पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन मोशन। मोशन में जो चेंज आता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई फोर्स और उसके मास पे डिपेंड करता है। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है फुटबॉल। फुटबॉल की, जैसे फुटबॉलर है, कोई भी फुटबॉलर प्लेयर अगर उसको ग्राउंड के सेंटर से किक करता है गोल पोस्ट की तरफ, तो उसको उस बॉल पे पूरी लार्ज फोर्स लगानी पड़ेगी, तब जाके वो नेट तक पहुंच पाएगी या गोल हो पाएगा। अगर उसके अकॉर्डिंग ही अगर देखा जाए, अगर प्लेंटी कॉर्नर से जहाँ मीन्स गोल के बिल्कुल नज़दीक से अगर किक करना हो तो बिल्कुल स्लो या थोड़ी फोर्स लगा के ही उसको गोल पोस्ट के अंदर भेज सकता है। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतना ऑब्जेक्ट वो आगे मोशन करेगा अकॉर्डिंग टू मास। सेकंड लॉ क्या कहता, सेकंड एग्जांपल से हम समझेंगे क्रिकेट बॉल के एग्जांपल से।
जैसे कि किसी क्रिकेटर प्लेयर ने शॉट मारा है बॉल के और वो बाउंड्री पे कैच करना है, तो अगर वो प्लेयर उसको ऐसे ही हाथ स्टेबल रखेगा तो वो बॉल आके वापस चली जाएगी। उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसके मोशन को कम करने के लिए प्लेयर को हाथ नीचे की तरफ खींचने पड़ेंगे उसी डायरेक्शन में, तब जाके उसकी जो स्पीड कम हो पाएगी और वो कैच हो पाएगा। तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। एक हम शॉर्ट पुट की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक शॉर्ट पुट हमारा 4 kg का है और एक शॉर्ट पुट हमारा जो है 8 kg का है। अगर सेम फोर्स से एक एथलीट इसको थ्रो करता है सेम फोर्स लगा के, तो आप देखोगे कि जो 4 kg का है वो ज़्यादा दूर जाके गिरेगा और जो 8 kg का वो नज़दीक गिरेगा। इसका ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 4 kg का है वो मास, उसका वेट कम है, इसलिए उस पर जो फोर्स लगी है उसके कारण वो अपना डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाया, उसके एक्सेलरेशन में ज़्यादा चेंज आ पाया। और 8 kg मीन्स उसका वेट ज़्यादा है, उतनी फोर्स में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाया है, वो उसके ऊपर लगी फोर्स और उसके मास के कारण हो पाया। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। एक एग्जांपल हम और लेंगे साइकिल की। अगर हम सेम फोर्स से एक साइकिल को चला रहे हैं तो जो उसकी स्पीड है और एक को पूरी फोर्सफुली तेजी से हम पैडल मार रहे हैं तो उसकी स्पीड में डिफरेंस होगा। तो ये उस ऑब्जेक्ट पे लगी फोर्स और उसके मास पे डिपेंड करता है। तो इसलिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि उस ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज आएगा उस पे लगी फोर्स और उसके मास के अकॉर्डिंग। ये कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। स्टडी अबाउट थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, to every action there is always an equal and opposite reaction। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि हमेशा ही मीन्स किसी भी मोशन में या किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो मोशन में होता है तो उसके ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन जरूर होता है। तो हम कुछ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे काम करता है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारी है वॉकिंग। जब कोई भी ह्यूमन बॉडी मीन्स रोड पे या सरफेस पे वॉक करती है तो जो सरफेस है या रोड है उसके ऑपोजिट रिएक्शन मीन्स फोर्स लगाता है, तब हम आगे चल पाते हैं। तो हमारा पैर और सरफेस के बिटवीन ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तब हम चल पाते हैं। सेकेंड है स्विमिंग। जब कोई भी स्विमर स्विमिंग करता है तो वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और पानी उसको आगे की तरफ फोर्स लगाता है, तो हम पर्सन आगे मूव कर पाता है। तो उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन टू रिएक्शन वाला होता है। हिट द बॉल ऑन वॉल। जैसे कि आपके सामने ये एक बॉल है, ये दीवार है, एक बॉल, और एक बॉल को क्रिकेट या कॉस्को बॉल को उस पे फोर्स लगा के हिट किया है, तो जो दीवार ने उसके ऑपोजिट रिएक्शन में उस बॉल को पीछे की तरफ पुश कर दिया, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ऐसे ही जब क्रिकेट का शॉट लगता है तो बॉल स्पीड में आती है और जैसे क्रिकेट की बैट की हिट लगती है तो वो बैक उसी डायरेक्शन में उसी फोर्स में वापस चली जाती है। उसको भी एक्शन टू रिएक्शन ऑपोजिट रिएक्शन वाला लॉ बोलते हैं। ये एक पिस्टल है, इसमें से जब कोई गोली को शूट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही वो फोर्सफुली आगे निकलती है तो वो बैक साइड फोर्स लगाती है और थोड़ा सा पिस्टल पीछे की तरफ मीन्स धकेला जाता है, तो वो भी ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन करता है। तो एक एग्जांपल और है, जैसे पानी में बोट चलती है, शिप चलती है, तो जैसे ही हम चप्पू से पानी को पीछे हटाते हैं फोर्सली, तो पानी उसको फोर्स करता है आगे की तरफ, तो वो बोट आगे चल पाती है। तो ये एक्शन टू रिएक्शन वाला मीन्स न्यूटन का थर्ड लॉ इसमें काम आता है। तो ऐसे ही अगर हमें न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में नॉलेज होगी तो हम अपनी एफिशिएंसी को, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर डेवलप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में इसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी इसका यूज़ करके
ज़्यादा इससे बेनिफिट ले सकते हैं इन स्पोर्ट्स न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो हमने इस मोशन के बारे में पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो अब देख लेते हैं कि जो मोशन है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ मोशन। एक को लीनियर मोशन बोलते हैं और दूसरे को एंगुलर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एंड अ पर्सन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, मोशन करता है सीधी लाइन में विदाउट कोई एंगल, तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। तो एंगुलर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट एंड पर्सन टर्न अबाउट अ सेंटर पॉइंट और एन एक्सेस और अ फुलक्रम डज नॉट ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो मीन्स अपने सेंटर के अराउंड एंड वन एक्सेस पे जब घूमती है कोई चीज़, जब फुलक्रम पे, तो उसको एंगुलर मोशन बोलते हैं। तो ये हमारे न्यूटन्स के लॉ एंड मोशन के बारे में था। तो नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स स्टडी अबाउट लीवर एंड देयर एप्लीकेशन। तो जो ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਲੀਵਰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ और प्रैक्टिकली वर्क नाल समझाने की कोशिश करूँगा। और एक बार ध्यान ना पढ़ लिया तो तुम इस चीज़ को नहीं भूलोगे कभी भी। तो टाइप्स ऑफ लीवर एंड इट इज़ एप्लीकेशन। फर्स्टली नो अबाउट द लीवर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीवर? द लीवर इज़ a rigid bar which are capable of rotating about a fixed point called the fulcrum। तो ਲੀਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਗਡ ਬਾਰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਹਾਰਡ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਗਡ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੋਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸੈਸ 'ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਲਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਕਸੈਸ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਵਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੀਵਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਐਂਡ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, हमेशा लिए याद रहेंगे। तब फर्स्ट क्लास लीवर के बारे पढ़ते हैं। हैव अ फलक्रम बिटवीन द फोर्स एंड देयर रेजिस्टेंस। फर्स्ट क्लास लीवर विच कंडीशन की होंगी है? मीनस आ एक रिगड बार आ, तो आ फलक्रम ये सेंटर में हैगा, फिक्स पॉइंट जोड़ा है वो सेंटर में हैगा, तो एक साइड वह लोड है तो एक साइड वो फोर्स है। मीनस फोर्स और लोड के विचकार जोड़ा फिक्स पॉइंट होंगे उन्होंने फर्स्ट क्लास लीवर की कंडीशन कहते हैं। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਜ਼ਰ ਆ, ਕੈਂਚੀ ਹਰ ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਬ੍ਰੇਕ, किसी भी थोड़े बाईसाइकिल की जो ब्रेक है मीनस एक साइड वो एफर्ट्स लग रहा, एक साइड लोड पै रहा, तो सेंटर में वो फिक्स पॉइंट होंगे, उन्होंने आप फस्ट क्लास लीवर में जाने। जैवलिन थ्रो, जो एथलीट एक जैवलिन थ्रो सटता है तो देखोगे कि वो हथ से जोड़ा लोड है, ठीक है, और वो ट्राइसेप बाइसेप से जी एफर्ट्स लग रही है, तो सेंटर में अपनी एल्बो का जोड़ा है, एल्बो का एक फिक्स पॉइंट आ, तो जैवलिन थ्रो के टाइम पर वो फस्ट क्लास लीवर की एग्जाम्पल बन जाती है। हाई जंप वेले क्रॉसिंग बार, मीन जो एथलीट हाई जंप क्रॉस करता मीनस जो क्रॉसिंग बार में, तो वह जोड़ा नैक का फिक्स पॉइंट होंगे और वो बॉडी की कंडीशन वो फस्ट क्लास लीवर की एग्जाम्पल है। तो इस तरीके बहुत होर भी बहुत सारिया फस्ट क्लास लीवर की एग्जाम्पल
तो बस तुहानूं याद रखने लई इन्नी सफिशेंट हैगियां। तो मेनली की याद रखना कि लोड अते फोर्स के बिटवीन जिहड़ा फलक्रम फिक्स पॉइंट हुंदा उहनूं फस्ट क्लास लीवर कहंदे। नैक्सट है सैकेंड क्लास लीवर। सैकेंड क्लास लीवर की कंडीशन की है, हैव अ लोड और रजिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द फलक्रम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਗਡ ਬਾਰ ਆ ਲਿਖੀ ਰਿਗਡ ਬਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਫਲਕਰਮ ਉਹ ਵਨ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਦੇ ਲੋਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ फोर्स होगी तो एक साइड फलक्रम होगा। फलक्रम इस साइड भी हो सकता है और फोर्स इस साइड भी, बट लोड सेंटर च होगा। वो की है सैकेंड क्लास लीवर की एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। व्हील बैरो आ तुसी एक रेडी टाइप देख रहे हो जी कि लोड चक्कन के काम आती है। तो इस दे की आ फिक्स पॉइंट आ जिन्होंने आप फलक्रम कह सकते हैं। सेंटर में लोड आ एल नाल डोनेट करांगे और जिहड़ा फोर्स लग रही है वो हैंडल से लग रही है फोर्स। तो ये फस्ट क्लास लीवर की एग्जाम्पल है व्हील बैरो जो होंगे है। पंचिंग मशीन होंगी है, तुसी मतलब कि किसी भी फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हो पंचिंग मशीन नाल होल करते हो, तो पंचिंग मशीन की है एक सैकेंड क्लास लीवर की एग्जाम्पल है। लॉन्ग जंप लगाते समय ਜਾਂ बॉडी ਨੂੰ टो ते बैलेंस करते समय, ठीक है, हील ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫ ਮਸਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਲਸ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਟ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋ ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋ ਆ, ਲੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਸ ਕਾਫ ਮਸਲ ਪਿੰਜਰੀਆਂ ਤੇ ਮਸਲ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ याद रखोगे। बस कंडीशन ये है फलक्रम साइड से होगा, फोर्स भी साइड से और लोड सेंटर से होगा। उन्होंने सैकेंड क्लास लीवर की एग्जाम्पल कह सकते हैं। सैकेंड क्लास लीवर है। थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर हैव अ फोर्स बिटवीन द रजिस्टेंस एंड फलक्रम। थर्ड क्लास लीवर विच की है जिहड़ा लोड आ वो अगे होगा, फोर्स सेंटर च होगी और फलक्रम साइड से होगा। मीनस ये जी फोर्स आ वो सेंटर से आ जाती है, उन्होंने थर्ड क्लास लीवर कहा जाता है। थर्ड क्लास के लीवर दी एग्जाम्पल है जिमें कि जो क्रिकेट विच बैटिंग टाइम हिट लगाई जाती है, तो जो बॉल फोर्सफुली बैट से टच करती है तो वह की है लोड बैट से होंगे, ठीक है, फोर्स ਤੁਹਾਡੇ आर्म ਤੇ पै रही है तो फलक्रम ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ शोल्डर हो सकता है। तो वो थर्ड क्लास लीवर। इस तरीके ਨਾਲ लॉन टेनिस प्लेयर जो बॉल ਨੂੰ हिट करता तो वो रैकेट ਤੇ जो बॉल लग रही है वो लोड है, ਤੁਹਾਡੇ कलाई ਜਾਂ हत्थ ਤੇ जो फोर्स लग रही है, तो ਜਿਹੜਾ फलक्रम आ वो एल्बो ਜਾਂ शोल्डर हो सकता है। ये थर्ड क्लास लीवर ਦੀਆਂ एग्जाम्पल हैं। इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ लीवर है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईजी टॉपिक भी है, बट इसकी कंडीशन याद रखनी जरूरी है। तो ये एक मोस्टली क्वेश्चन MCQ बन जाता है, बट मतलब कि बैक एक्सरसाइज भी नहीं दिता। तो ये बन जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्टली यूजेबल लीवर केड़ा है, जिहड़ा डेली रूटीन की एक्टिविटी ज़्यादा यूज होंदा है वो केड़ा लीवर आ। तो वो याद रखियो सैकेंड क्लास लीवर है जिहड़ा मोस्टली यूज होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द एक्टिविटीज़। एक क्वेश्चन होर बनता है कि मोस्ट इफेक्टेबल लीवर ह्यूमन बॉडी के केड़ा है जिहड़ा ज़्यादा इफेक्टेबल होंदा है, वो होंदा थर्ड क्लास लीवर। इस तरह के MCQ आ जान तो स्टूडेंट्स याद रखना तो इन्हों एक बारी डिटेल विच पढ़ लेना। तो ये अज दा अपना फस्ट पार्ट सीगा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का। होप सो तुहानूं सारे टॉपिक एग्जाम्पल वाइज समझ लग गए होंगे। तो मैं उम्मीद करदा कि इन्हूं एक रिवीजन करना, और शॉर्ट नोट्स बनाना। तो अगर तुहानूं मेरी वीडियो और मेरे कंटेंट वधिया लगे तो अपने दोस्तों में शेयर एंड लाइक करना ना भूलना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जिहड़े नैक्सट जो चैप्टर के टॉपिक या कोई MCQ या क्वेश्चन टाइप जी मैं वीडियो लैके आवां तो तुहानूं पहले देखने को मिल। तो इस दे नाल ही तुहाडे कोल विदा लेना। तो जल्दी मिलांगे तो सैकेंड पार्ट जिहड़ा बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स दे नाल। तो तद तक लिए दोस्तों
स्टूडेंट्स इसनूं रिवीजन करना और बार बार रिकॉल करना, तो होप सो तुहानूं बहुत यूजेबल होगा। तो वीडियो देखने लिए थैंक यू, धन्यवाद।